नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आशा है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं कि किस तरह से रीट की तैयारी वो लास्ट के 2 मंथ में, 1 मंथ में, 60 दिनों में, 65 दिनों में, 70 दिनों में, तो वो सभी वीडियो आपने देखे होंगे। अच्छे से आप कंटिन्यू जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से हर चीज फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है इस बार आपका चयन हो जाएगा। अब इसके साथ ही देखिएगा कि रीट में कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें जो नए टॉपिक आपके जुड़े थे उसमें एक टॉपिक आता है राजस्थान का इतिहास, जो कि आपके इसमें जोड़ा गया है। तो राजस्थान के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि अगर वैसे आप इतिहास देखेंगे तो राजस्थान के इतिहास में सभी राजवंश आ जाते हैं। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो आपके पूरी तरह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। और मैं जैसे जैसे आपको यहाँ बिंदु बता रहा हूं वो सब आपके माइंड में अगर रिकॉल हो रहे हैं तो या रिवाइज हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हाँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और उसी तरह से जो है आपको रिवीजन करते रहना है। तो इसमें देखिएगा जो राजस्थान के राजवंश हैं, ये मैं राजस्थान के राजवंश के बारे में, हालांकि मेवाड़ राजवंश के बारे में पहले ही आपको मैंने यहाँ बता दिया था, वीडियो बना दिया था। और राजवंश के बारे में मैं आपको इसलिए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि वैसे राजवंश के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें काफी कुछ, बहुत कुछ जो है चीजें हैं। लेकिन अब चूंकि एग्जाम के अंदर आपके फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आएगा तो उस दृष्टिकोण से हम महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। अच्छा, अब राजस्थान के राजवंश में कौन कौन से आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जो रीट का सिलेबस है उसमें इन्होंने ये लिख दिया राजस्थान का राजवंश, इस तरह से दिया राजस्थान के राजवंश। अब जो राजवंश है तो उसमें सारे ही आगे, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण के अंदर आता है मेवाड़ राजवंश। और मेवाड़ राजवंश सबसे महत्वपूर्ण बहुत से कारण हैं, और एक ये भी है कि सबसे लंबा राजवंश जो है वो मेवाड़ राजवंश का रहा है। 566 ईस्वी से 1947 तक का जो इतिहास है वो इतना लंबा इतिहास है मेवाड़ राजवंश का। एक से बढ़कर एक वीर शासक में है, और बहुत सी जो है चाहे वास्तुकला के दृष्टिकोण से, चाहे वो निर्माण काल हो या युद्ध हो, हर तरह से जो है वो मेवाड़ राजवंश में से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके। और मेवाड़ राजवंश के अंदर भी जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बनने वाले हैं, हालांकि देखिए वो तो कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि जैसे स्थापना कब हुई 566 ईस्वी में, फिर आता है स्थापनकर्ता वो कौन थे, कुछ महत्वपूर्ण शासक, उनके द्वारा किसी चीज का, या जैसे कोई वास्तुकला के दृष्टिकोण से किसी भी चीज का निर्माण करा गया वो पूछ सकता है, युद्ध किसके साथ हुए वो आपसे पूछ सकता है, कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया वो आपसे पूछ सकते हैं, या कोई महत्वपूर्ण संधि हो वो पूछी जा सकती है, या कोई भी महत्वपूर्ण उपाधि। तो इस तरह से जो है वो पूछ सकता है। तो एक तो आपको मेवाड़ राजवंश को थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक आपको ये ध्यान में रखने हैं चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश में जो यहाँ के थे अजमेर के, वो तो है ही है, पढ़ने ही पढ़ने आपको। अजमेर के चौहान से मतलब जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो आप पढ़ते हैं वो। और यहाँ के अलावा जैसे इनकी जो कई शाखाएं थी, जैसे जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, तो कुछ ये महत्वपूर्ण ध्यान में रखिएगा। हालांकि जैसे बूंदी के चौहान वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो बूंदी हो गया, जालोर, सिरोही, इनके बारे में स्थापनकर्ता कौन था और कोई महत्वपूर्ण शासक कौन था, स्थापना कब हुई इन राजवंशों की, इतनी चीजें सफिशिएंट है जो छोटे छोटे राजवंश हैं। लेकिन जो अजमेर के चौहान है उनके बारे में कुछ चीजें जो है वो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं आमेर राजवंश। तो आमेर राजवंश जो है उनके बारे में भी आपको काफी कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बाकी तो फिर देखिए ऐसे तो राजवंश कई हैं राजस्थान में, जैसे आप बीकानेर के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसलमेर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इनके बारे में कोई मैटर ज्यादा नहीं है। बीकानेर के राजवंश है, जैसलमेर के राजवंश है, इनके बारे में मुश्किल से आधा पेज के अंदर आपके मेन मेन जो पॉइंट हैं वो यहां पर आ जाएंगे।
तो थोड़ा सा तीन राजवंश को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उनमें से पूछने के लिए मैटर है, आपको काफी कुछ मिल जाता है। एक तो मेवाड़ राजवंश, चौहान राजवंश, और जो आमेर का राजवंश है, जयपुर राजवंश, उनके बारे में थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे अजमेर के चौहानों के बारे में। ये अजमेर है, ये आप जानते हैं, और जिस तरह से मैं आपको अभी चीजें यहां समझाऊंगा तो थोड़ा वो भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको रिवीजन करना है। हालांकि ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो मैंने आपको पूरा इस तरह से सारणी या जो है चार्ट बना करके और चीजें समझाई थी कि आपको किस किस तरह से चीजें कवर करनी है। तो वो वीडियो अगर आपने महात्मा बुद्ध का, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उनको आप देख लीजिएगा कि किस तरह से जो है चीजें आपको समेटनी है, किस तरह से रिवाइज करनी है, किस तरह के बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो अब हम बात कर रहे हैं अजमेर राजवंश के बारे में। तो देखिएगा, मैं मेन पॉइंट की बात कर रहा हूं, हालांकि आपने सब पढ़ रखा होगा। अजमेर राजवंश जो है, इनको शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। हालांकि आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि किनको शाकंभरी के कहा जाता है या कैसे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, अजमेर के चौहान ये जैसे ये हो गए शाकंभरी, या इसके अलावा सपादलक्ष के चौहान, ये सब एक ही नाम है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्थापना के बारे में, यानी जो शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान है। तो इनमें जैसे क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया है। तो ये आप जानते होंगे निश्चित रूप से, अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया है? चंद्रवरदाई। किसमें? पृथ्वीराज रासो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जैसे जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें क्या लिखते हैं चंद्रवरदाई? तो उसमें जैसे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उससे संबंधित इन्होंने बताया कि जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, और वहां से इन्होंने 4 राजपूत योद्धाओं को निकाला। उनका सीरियल आपसे पूछ सकता है, कर्म आपसे पूछ सकता है। तो 4 नाम ध्यान में रखिएगा, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, यही इनका सीक्वेंस है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। लास्ट में ये उत्पत्ति किसकी बताते हैं? चौहानों की। हालांकि इस रूप में बताते हैं कि जो राक्षस है वो वशिष्ठ ऋषि के जो यज्ञ है उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। तब वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। चूंकि चंद्रवरदाई खुद किससे संबंधित हैं? तो ये जो चौहान है अजमेर के, इनसे संबंधित हैं, इसलिए वो सबसे वीर किसको बताएंगे? चौहानों को। तो जब राक्षस आते हैं तो सबसे पहले प्रतिहार आए, लेकिन इनसे जो है वो राक्षस नहीं मरे। अब अलग अलग बातें हैं, कथाएं हैं, फिर आते हैं परमार, फिर चालुक्य, और लास्ट में चौहान आए और इन्होंने राक्षसों का अंत किया। तो इस तरह से आप ये जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा। एक जैसे मान लीजिए जो सूर्यवंशी का पूछ सकता है कि सूर्यवंशी किस में बताया गया है, तो पंडित गौरीशंकर जो ओझा हैं वो इन चौहानों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। बाकी जैसे ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज विजय हो गया, हमीर महाकाव्य है, तो ऐसे कुछ ग्रंथों के अंदर भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। एक जैसे पंडित दशरथ शर्मा है, तो वो चौहानों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। क्योंकि नाम से ध्यान में रख लीजिएगा, दशरथ शर्मा, लास्ट में शर्मा, और ये चौहानों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण। और वो भी किस आधार पर? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। तो ये कुछ मेन बिंदु हैं। अब देखिए, मैं जो एक एक वर्ड बोल रहा हूं, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से सुनिएगा। अब बात करते हैं स्थापनकर्ता के बारे में, कि जो अजमेर के चौहान या जो शाकंभरी के चौहान हैं, इनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो वासुदेव चौहान के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। वासुदेव चौहान, इनके बाद में जैसे विग्रहराज द्वितीय, थोड़ा इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। विग्रहराज द्वितीय के बाद में हम बात करें तो अजयराज। अजयराज के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि चौहान राजवंश का जो निर्माण काल कहलाता है, तो किसका कहलाता है? अजयराज का समय कहलाता है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये ध्यान में रखिएगा कि चौहानों का निर्माण काल किसका कहलाता है? तो अजयराज का समय। और भी कई बातें अभी बात करेंगे।
इसके अलावा जैसे मान लीजिए अर्णोराज है, और फिर हम बात करते हैं तो विग्रहराज फोर्थ, और फिर लास्ट में है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान से को आप जानते हैं, तो वो कौन से चौहान हैं, वो कौन से पृथ्वीराज हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये ध्यान में रखिएगा, तृतीय। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां थोड़ा सा क्या होता है, विद्यार्थी ढंग से पढ़ता नहीं, और वो शुरू में ही पढ़ता है कि पृथ्वीराज चौहान, अब आगे वो ये नहीं देखता फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है। हम जिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं, जिनका मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध होते हैं मुख्य रूप से, बाकी तो सब अलग अलग बताते हैं, कोई कितने बताए कोई कितने, लेकिन मुख्य रूप से जो 2 युद्ध हैं, तो वो पृथ्वीराज चौहान कौन से हैं? पृथ्वीराज चौहान थर्ड यानी तृतीय। अब बात करते हैं कि जो अजमेर के या शाकंभरी के चौहान हैं, इनकी शुरू की जो राजधानी है वो क्या थी? अहिछत्रपुर यानी नागौर। आज हम नागौर के नाम से जानते हैं, और पहले इनको जो ये स्थान क्या कहलाता था? अहिछत्रपुर कहलाता था। चौहान राजवंश की स्थापना कब होती है? 551 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव चौहान के द्वारा। बाकी और भी जैसे कई बातें आती हैं कि जो सांबर झील है उसका निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था। और ये चीजें हमें मिलती कहां से है कि चौहान राजवंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इस तरह की जो शुरुआती बातें हैं वो हमें किससे मिलेगी? बिजोलिया शिलालेख से। तो वो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो एक चीज ध्यान में रखिए, मेवाड़ राजवंश और चौहान राजवंश दोनों में पहले कौन सा है? तो पहले जो है वो है चौहान राजवंश। क्यों? क्योंकि इनकी स्थापना होती है 551 ईस्वी में, जबकि जो मेवाड़ राजवंश है उनकी होती है 566 ईस्वी। यानी मेवाड़ राजवंश से 15 साल पहले चौहान राजवंश की स्थापना हो चुकी थी। और कौन से चौहान? आप जिनको क्या कह सकते हो? शाकंभरी के चौहान। और बाद में जब यहां ये आएगा अजय राज, उसके बाद से आप इनको अजमेर के चौहान भी कह सकते हो। सपालक्ष के चौहान, अजमेर के चौहान, शाकंभरी के चौहान, वो सब यही हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो विग्रहराज सेकंड आता है, इसके बारे में एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये कब शासक बनता है आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, 956 ईस्वी के आसपास का। लेकिन थोड़ा सा समय आपको ध्यान में रहे, बाकी आपसे सन वन जो है वो इनका नहीं पूछेगा। ये जो तीसरे नंबर का अजय राज है इनका पूछेगा, अनुराज का पूछेगा, विग्रहराज फोर्थ यानी चतुर्थ इनका पूछेगा, और पृथ्वीराज चौहान। इसके अलावा बीच में शासकों का कोई आपसे समय नहीं पूछेगा। वासुदेव चौहान का इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यह स्थापन करता है। तो यह पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में विग्रहराज सेकंड जो है, इसके बारे में एक दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इन्होंने जो अनिल पाटन यानी गुजरात की हम बात कर रहे हैं, तो वहां का शासक था मूलराज प्रथम। कौन सा था? चालुक्य। तो उसको इन्होंने हराया था, और भरूच जो गुजरात में पड़ता है वहां पर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अजय राज के बारे में। तो अजय राज के बारे में यहां क्या चीज महत्वपूर्ण है कि 1113 में किसकी स्थापना हुई थी? अजमेर, जिसको अजय मेरू कहा जाता था, अजय मेरू दुर्ग, उसका निर्माण करवाया, अजमेर शहर की स्थापना करते हैं और उसको अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा जो इसमें इनकी वाइफ यानी इनकी रानी का भी नाम आता है, सोमलेखा या सोमलवती लिखा मिलता है कि उसने भी अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। अर्णोराज के बारे में हम बात करते हैं, तो अर्णोराज जो है ये 1133 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। थोड़ा इस समय का ध्यान में रखिएगा, जरूरी है। 1133 ईस्वी में इनके बारे में एक दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो आना सागर झील का निर्माण करवाया था, वो आप ध्यान में रखिएगा। और यही जो चालुक्य शासक हैं कुमारपाल, उसको आबू के निकट इन्होंने युद्ध में पराजित किया था। तो ये दो तीन पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एक अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? कहां पर करवाया था? ये करवाया था पुष्कर में। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया और तुर्क आक्रमणकारियों को भी पराजित किया था। तो अर्णोराज के बारे में तीन चार पॉइंट हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ जो है, इसमें ये 1153 ईस्वी के आसपास जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि समय का देखिए थोड़ा सा इनमें डिफरेंस मिलता है, कई किताबों में अलग अलग लिखा मिलता है। जो मैंने सबसे लोकप्रिय
एक जो थोड़ा एवरेज के रूप में माना जाता है कि हाँ ये समय इनका रहा होगा, तो वो समय हम बात कर रहे हैं। तो 1153 ईस्वी के आसपास जो है ये गद्दी पर बैठते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं, हालांकि देखिए सनवन नहीं पूछता है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक किताबों के अंदर भी इस तरह से लिखा मिलता है कि ये इतिहासकार ये कहते हैं, ये कहते हैं, इनके अनुसार ये, इनके अनुसार ये। तो कोई एक सन कुछ, क्योंकि उस समय हमारे, अब मैं आपको बहुत सी चीजें पहले बता चुका हूं कि हमारे पहले इतिहास लेखन राजस्थान का नहीं होता था। राजस्थान का क्या, पहले इतिहास लेखन का सिस्टम हमारे था ही नहीं यहां पे। तो बहुत बाद के अंदर जो है वो यहां इतिहास लेखन सही सिस्टमेटिक तरीके से शुरू होता है। पहले इतिहास, इसीलिए हमें राजस्थान में जैसे अलग अलग जो हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो ये मिलता है कि इस ग्रंथ के अनुसार इस टाइम स्थापना होती है, कोई बताता है किस टाइम होती है। अब जैसे मेवाड़ के शासक हैं बप्पा रावल, तो बप्पा रावल के बारे में कितनी ही किताबों में अलग अलग मिला हुआ है। ये तो लगभग 14 या 15 शताब्दी के आसपास, वहां से फिर आपको इतिहास जो है वो सही तरीके से, ढंग से, सिस्टमेटिक तरीके से मिलता है कि इस शासक का काल इतने समय रहा। तो सन में मत डूबिएगा, क्योंकि सन के अंदर ज्यादा डूबेंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत करा देगा। और सन वन बहुत कम पूछता है, इक्का दुक्का, वो भी सन वही पूछेगा जो बिल्कुल सटीक होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वही सन पूछता है। उस शासक के बारे में बातें क्या है वो ध्यान में रखनी है। तो जैसे विग्रहराज चतुर्थ है, तो इनके बारे में पहली बात तो ये कि चौहान राजवंश का जो स्वर्णिम काल कहलाता है वो कौन सा है, विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का समय चौहान राजवंश का स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल कहलाता है। कई बार वो शुरू में भिड़ते ही ऑप्शन दे देता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो कई बार विद्यार्थी वही कर देता है कि नहीं पृथ्वीराज के बारे में सुना, इतने बड़े युद्ध किए उसने। स्वर्णिम काल की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ का नाम आता है। तो ये जो है इनके समय, इनकी जो सीमा है राज्य की, उसका सबसे ज्यादा विस्तार होता है। और भी कई इनके बारे में बातें हैं। ये अफगानिस्तान में एक स्थान पड़ता है गजनी, तो गजनी का जो शासक था अमीर खुसरो शाह है, उसको भी इन्होंने पराजित किया था। दिल्ली के जो तोमर शासक थे उनको पराजित किया, दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया। कई चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो इनके एक दरबारी विद्वान थे उनके बारे में बहुत पूछा जाता है, सोमदेव। तो सोमदेव जो है उन्होंने एक नाटक लिखा था ललित विग्रहराज, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। किसने, सोमदेव के द्वारा। आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से माना जाता है। एक तो जो विग्रहराज ने नाटक लिखा था जो है हरिकेली नाटक, वो विग्रहराज ने स्वयं लिखा था, खुद ने, वो पूछा जाता है। ललित विग्रहराज सोमदेव के द्वारा लिखा गया। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो विग्रहराज है उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था। और बाद में जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने इसको हटाई दिन के झोंपड़े यानी एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। और इसके अलावा बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया टोंक में, आप जानते हो। तो कई जगह बांध लिखा आता है, कई बिसलपुर तालाब, कुछ भी हो, आप ये नाम ध्यान में रख। तो ये कुछ मेन पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इनके बारे में बातें बहुत कुछ है, तो लेकिन मैं उन पॉइंट के बारे में बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम आपको ध्यान में होनी चाहिए। और जहां तक मेरा ये मानना है कि मैं जितने भी बिंदु आपको बताए अभी तक 99% बिंदु आपके ध्यान में होंगे। जहां तक मुझे आशा है 100 के 100% अभी तक मैं जो भी पॉइंट यहां पर आपको मैंने बता रहा हूं वो सब आपको निश्चित रूप से आते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अच्छा है आप इन चीजों को रिवाइज करते रहें। और लास्ट में हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इनके बारे में एक तो जैसे इनका समय जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि समय पृथ्वीराज चौहान का कब से कब तक माना जाता है। तो पहले तो जन्म की बात करेंगे 1166 ईस्वी में। गद्दी पर कब बैठे, 11 वर्ष की उम्र में, 1177। और 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ मेन बिंदु हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जैसे माताजी का नाम, पिताजी नाम, वो सब आपको ध्यान में होगा, मैं उन चीजों पे चर्चा नहीं कर रहा। मेन चीज है, एक तो उपाधि ध्यान में रखनी है, दलपंगुल। दलपंगुल का यानी विश्व विजेता। तो एक तो ये उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज चौहान ने, और इसका आप ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त
जो नागार्जुन जो है इनका चचेरा भाई था। कई जगह कुछ और भी लिखा आता है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा, नागार्जुन को इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, नागार्जुन को पराजित किया। उसके बाद बंडानक, ये पंजाब सतलज नदी से आई हुई एक जाति थी, इधर भरतपुर मथुरा के पास पास। तो बंडानकों का इन्होंने दमन किया। हालांकि एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो विग्रहराज फोर्थ था उसने भी बंडानकों के दमन का प्रयास किया था, लेकिन वो पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने इनको पूरा साफ ही कर दिया। तो 11 वर्ष की उम्र के अंदर एक कोई बच्चा बैठता है, लेकिन वो बच्चा होके भी बच्चा नहीं था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, वीरता में कोई कमी नहीं है। ये पहले तो ये हो गया नागार्जुन, फिर बंडानकों का दमन करते हैं 1182 के आसपास। उसके बाद हम बात करते हैं, तो महोबा का शासक था परमार्दिदेव चंदेल, तो उसको जो है ये पराजित करते हैं। तो वो आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके अलावा जैसे भीमदेव सेकंड था। भीमदेव सेकंड कहां का, गुजरात में शासक था। कौन से राजवंश का, चालुक्य। तो उसके देखिए, चौहान राजवंश के शासकों के गुजरात के जो चालुक्य हैं इनसे कभी नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी। हमेशा इनमें कोई ना कोई युद्ध जो है वो कंटिन्यू चलते ही रहे। उसमें कभी ये जीते अजमेर वाले, तो कभी जो चालुक्य वाले हैं ये विजित होते थे। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। और भीमदेव सेकंड का नाम जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके समय जो है, जो इसका पीएम था प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार, उसके साथ पृथ्वीराज चौहान का नागौर का युद्ध होता है, और फिर लास्ट में संधि हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कन्नौज। यूपी में है कन्नौज, और कन्नौज आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्नौज का जो शासक था जयचंद गहड़वाल, एक बहुत मजबूत शासक था। तो जयचंद गहड़वाल की जो बेटी थी संयोगिता, उससे पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था, प्रेम विवाह है। तो सारी कहानियां आप जानते हैं क्या था, कौन सा। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा आजकल इसमें, लेकिन फिर भी जयचंद गहड़वाल कन्नौज का शासक था, और संयोगिता से जो कौन थी, जयचंद गहड़वाल की बेटी थी, पुत्री थी, इससे पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं, दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं, तराइन के युद्ध। देखिए कई बार, अच्छा एक बात मैं आपको पहले बता दूं, तराइन का जो पहला युद्ध है ये 1191 में, और दूसरा युद्ध होता है 1192 में। पहले युद्ध के अंदर जीत हासिल किसको हुई थी, मोहम्मद गोरी को। और दूसरे में जीत, सॉरी, जो पृथ्वीराज जो पहला है उसमें जीत किसको हासिल हुई थी, पृथ्वीराज चौहान को। और दूसरा जो है उसमें किसको जीत हासिल हुई थी, मोहम्मद गोरी को। और दूसरे युद्ध के साथ ही पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु हो जाती है। अब कई बार बुक्स में लिखा आता है कि जो है वो यहां से लेकर के गया जो है पृथ्वीराज चौहान, ये जो मोहम्मद गोरी है, ये पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ही कहां ले गया था, गजनी। तो थोड़ा सा, हालांकि जो सही फैक्ट है, सही फैक्ट की अगर हम बात करें, हिस्ट्री के रूप में एक सही तथ्य जो आता है वो यही है कि 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो चुकी थी। जब 1191 का युद्ध हुआ था, ये पहला युद्ध हुआ था तराइन का, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह हराया था। और जो पृथ्वीराज चौहान के साथी थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को यह भी कहा था कि इस गोरी को जान से मार दो, अगर ये जिंदा रह गया तो ये फिर आक्रमण करेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको जिंदा छोड़ दिया। और इतिहासकार जो है वो ये कहते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान को उसकी की गई इस भूल के लिए कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। ये एक अक्षम्य भूल है, यानी जो माफ करने लायक भूल नहीं होती है, एक ऐसी गलती थी। क्योंकि फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है उसने 1 साल रात दिन तैयारी की, कितनी सेना उसने इकट्ठी की, और फिर बाद में वापस आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को जो है वो मरवा देता है। उसने वो गलती नहीं की कि कैसे, जो पृथ्वीराज चौहान ने की। तो ये इस तरह से आप इन पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब तराइन का जो पहला युद्ध हो गया 1191 में, और इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे युद्ध की। तो दूसरे युद्ध के अंदर जो है वो पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है, और मोहम्मद गोरी जो है उसको जीत हासिल होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो एक तो ये जो
पृथ्वीराज चौहान के घोड़े के बारे में आपसे पूछ सकता है। नाट्यरंभा एक घोड़ा था जो कि नाचने में निपुण था। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। इस घोड़े का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, नाट्यरंभा। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो था, घोड़ा उसके पास तो उसका दूसरा था, लेकिन जो मोहम्मद गोरी ने जो इनका पृथ्वीराज चौहान का अश्वशाला का प्रमुख था, उसके साथ मिलकर और घोड़ा जो है वो चेंज करवा दिया था। इस तरह की बातें हैं, आपको नाम ध्यान में रखना है। नाट्यरंभा ये क्या था? ये घोड़े का नाम था। किसका घोड़ा था? पृथ्वीराज चौहान का। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान का बेटा था गोविंदराज। तो गोविंदराज जो है ये फिर है कौन कहलाता है? 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के चौहानों की जो नींव डालता है, ये रणथंभौर यहां रहा, ये सवाई माधोपुर इधर। तो 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहानों की नींव स्थापित की किसने? पृथ्वीराज चौहान का बेटा था गोविंदराज। तो ये कुछ बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। तो बस ये कुछ मेन बातें हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान हैं, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। जैसे एक चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये तो आप सभी को ही पता है। और दूसरा हम बात करें तो पृथ्वीराज विजय, वो किसने लिखा था? जियानक के द्वारा। तो थोड़ा सा ये पूछ सकता है। बाकी जैसे इनके दरबारी विद्वान थे पृथ्वीराज चौहान के, तो उसमें ये तो हो ही गए। एक तो चंद्रवरदाई, जियानक हो गया, जनार्दन का नाम भी आता है, वागीश्वर का नाम आता है। तो कुछ इनका नाम तो थोड़ा ध्यान में रखना। तो इसके अलावा देखिए जो चौहानों की शाखाएं हैं, जैसे हम बात करते हैं जालोर के चौहान। तो जालोर के चौहानों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जालोर के चौहान जो थे, उनका स्थापनकर्ता जो है वो कौन कहलाता है? कीर्तिपाल चौहान। थोड़ा सा ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। सिरोही के जो चौहान है, उनका स्थापनकर्ता कहलाता है लुम्बा। तो सिरोही के चौहानों का स्थापनकर्ता लुम्बा, जालोर के चौहानों का स्थापनकर्ता कीर्तिपाल चौहान। तो बाकी और जैसे जो नाडोल के चौहान, तो नाडोल के चौहानों की स्थापना तो इनसे भी पहले हुई थी, कीर्तिपाल से। और ये जो सिरोही वाले हैं, 960 ईस्वी में की गई थी नाडोल के चौहानों की स्थापना लक्ष्मण चौहान के द्वारा। तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बस ये मेन जो बातें हैं। और यहां के कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर के चौहानों की स्थापना हुई थी 1194 ईस्वी में। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान जो था तृतीय, उसके पुत्र गोविंदराज के द्वारा। तो वहां का कुछ महत्वपूर्ण शासक है, वो है हमीरदेव चौहान, जिनका संघर्ष किससे होता है? अलाउद्दीन खिलजी से। और हमीरदेव चौहान के समय ही 1301 में राजपुताना का पहला शाखा होता है। क्योंकि जो मेवाड़ का शाखा था चित्तौड़ का, वो कब होता है? 1303 में, जो मेवाड़ का पहला शाखा। और राजपुताना की बात करें तो वो ये है 1301 में। हालांकि कई इतिहासकार जो हैं, चूंकि वो जैसलमेर वाला जो है वो 1299 का समय आता है उसका, लेकिन चूंकि इतिहासकार और जो कर्नल जेम्स टोड हैं, जो कि राजस्थान के इतिहास के क्या कहा जाता है? पिता, कर्नल जेम्स टोड को, तो उन्होंने 1301 वाले को ही पहला बोला है, तो यही पहला माना जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। हमीरदेव चौहान का जो संघर्ष होता है अलाउद्दीन खिलजी से, थोड़ा उनके बारे में 2-4 पॉइंट हैं, वो ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा जालोर के चौहानों की बात करें तो यहाँ का वीर प्रतापी शासक होता है कानड़ देव चौहान और उसका बेटा वीरम देव। तो थोड़ा उनका ध्यान में रखिएगा। और बस ये मेन चीजें हैं। तो इस तरह से देखिएगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका नाम आपको ध्यान में इस तरह से रिवाइज करना है।